हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे अपने इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएमई 3 में चैप्टर 18 का क्लास नंबर 8। और क्लास नंबर 8 मैंने लास्ट क्लास में कह दिया था कि आपको 7 तक जो है वो सारे लेक्चर्स कंप्लीट करके आने हैं, क्योंकि आज हमारी मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्लास होगी कॉन्सेप्ट की। मोर और नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग समझने के लिए आपको पीछे के टॉपिक्स आने जरूरी है। लास्ट 2 क्लासेस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो आना ही चाहिए, उसी का कॉन्टिन्यूएशन है आज का टॉपिक। आज जो है ना एक जनरलाइज्ड थ्योरी हम लोग बनाएंगे, जो लास्ट 2 क्लासेस में हमने पढ़ा है ना, कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, उन सारे न्यूमेरिकल्स को लेते हुए और फिर देखेंगे कि क्या क्या थ्योरेटिकल नोट्स बनते हैं, वो सब बनाना है। मतलब एक जनरलाइज्ड जो है लास्ट में रिजल्ट होता है ना, कंक्लूजन, उस पर हम लोग पहुंच रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा मोर और नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग और सेक्शन है 18.9। 18.9 तक ही हमारे कोर्स में, 18.10 नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग देना non-negativity conditions on the variables. Non-negativity conditions on the variables. अब इसका क्या मतलब है? इकोनॉमिक्स में हम लोग जितने भी क्वेश्चन करते हैं ना, ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है, रिसोर्सेज होता है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, प्रोडक्शन, प्राइस, क्वांटिटी, सप्लाई, और ऐसी सारी चीजें कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या आपने कभी सुना है कि प्राइस नेगेटिव में चला जाए, सप्लाई नेगेटिव में चला जाए, क्वांटिटी नेगेटिव में चला जाए, रिसोर्सेज, लेबर आवर्स नेगेटिव में चला जाए? ऐसा नहीं होता। सारी चीजें जो है वो हमारी पॉजिटिव होती है, या यूं कह ले कि जीरो भी हो सकता है। नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इज अ बेटर वर्ड देन पॉजिटिव, तो हम नॉन नेगेटिव वर्ड यूज करेंगे, इसलिए नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस ऑन दी वेरिएबल। ये क्वेश्चन में कभी नहीं दिया रहता है तो भी हम अपनी तरफ से लगाते हैं। वैसे केसेस को डील करने के लिए वही कून टक्कर कंडीशंस को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा और एक लेवल बढ़ गया है, जहां हमें खुद से कुछ वेरिएबल को डिसाइड करना होगा कि कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, फिर कुछ और वहां पे लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर आ जाएंगे, एक दो कंडीशन और बढ़ जाएगा। तो पहला इसमें पॉइंट आपको लिखना है, पॉइंट आप साथ साथ भी लिख सकते हैं। बाय नेचर, जो मैंने अभी बोला उसी पॉइंट को लिख लेते हैं। बाय नेचर many variables, by nature many variables involved in economic optimization, problems must be non नेगेटिव। बहुत सारे जो वेरिएबल होते हैं वो नॉन नेगेटिव होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे xi होंगे ना, इनको हम लोग करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x1, x2, x3 ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज हो सकते हैं, उन सबको हम लोग नॉन नेगेटिव बनाएंगे। we introduce an additional Lagrange multiplier to go with it। मैंने कहा ना कि जितने भी आप बनाओगे नॉन नेगेटिव, सबके साथ लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर लगाना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन अगर आप देख लो, मैक्सिमाइज fxy subject to gxy less than equal to c, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। और इसमें कंस्ट्रक्ट दिया हुआ है g1xy is equal to minus x and g2xy is equal to minus y और gxy minus c is less than equal to 0। देखो ये हमने क्या किया है, आप इसको एक नए लाइन में भी कर सकते हो। हुआ ये है कि ये gxy minus c less than equal to 0 होगा। भाई जब c इधर आएगा तो less than equal to 0 होगा। तो मैक्सिमाइज के केस में सारे कंस्ट्रक्ट किस टाइप के होने चाहिए? लेस देन इक्वल टू टाइप के होने चाहिए। तो ये तो सही है, लेकिन
ये जो x ग्रेटर देन 0 है, तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे किसमें, -x लेस देन इक्वल टू 0, तो ये हो गया सेकेंड कंस्ट्रेंट, वही यहाँ पर है g1 xy इज इक्वल टू -x। फिर जब आप इसको -y लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये एक मतलब सेट किया गया है रूल कि जब मैक्सिमाइज का क्वेश्चन होगा तो कंस्टेंट को लेस देन इक्वल टू टाइप का होना चाहिए, तो ट्रीटमेंट और सारा कुछ मेथड एक जैसा चलेगा। अगर कंस्टेंट मिक्स्ड होंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए सबको एक जैसा बनाना जरूरी होता है, ये हमने पहले भी देखा था। तो दूसरा कंस्टेंट हो गया -y, तो 3 कंस्टेंट अब हमारे हो गए। तो ये कंस्टेंट कभी कभी हमें अपनी तरफ से भी लगाना पड़ता है, या फिर एक नोट दे देते हैं क्वेश्चन में कि एज्यूम दैट द प्राइस एंड क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, या द क्वांटिटीज कैन नेवर बी नेगेटिव, तो x1 x2 दोनों को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ हिंट दिया होता है, ये हम अपनी तरफ से लेते हैं। समझ में आ गई बात? तो अब हो जाएगा, इसका मतलब है कि अब जब हमने माइनस में कर दिया, तो माइनस में करने के पीछे मकसद क्या है कि लेस देन इक्वल टू 0 का बने, और g2 xy भी क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 का बने, इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया था। अब आगे इसका जब लैग्रेंज फंक्शन बनाओगे तो 3 कंस्टेंट आएंगे। लैग्रेंज फंक्शन इज, एक तो इसके लिए आएगा, एक इसके लिए आएगा, एक इसके लिए आएगा। तो लैग्रेंज फंक्शन बनेगा Lxy इज इक्वल टू मैक्सिमम यानी कि fxy माइनस लैम्डा gxy माइनस c माइनस μ1 किसके लिए, पहले वाले कंस्टेंट के लिए -x, फिर -μ2 दूसरे वाले के लिए -y। भाई 3 कंस्टेंट थे तो 3 लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर आ गए। लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर कौन कौन से, लैम्डा है, एक μ1 है और एक μ2 है, एक लैम्डा, एक μ1 है और एक μ2 है, 3 आ गए हमारे। अब इसके बाद से पूर्ण टक्कर कंडीशंस आर, पूर्ण टक्कर कंडीशंस आर, पहला है Lx डैश इज इक्वल टू 0, ये तो सबको पता है भाई, लैग्रेंजियन का x के रिस्पेक्ट में 0 करना है। जब x के रिस्पेक्ट में 0 करेंगे तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, दूसरे वाले में तो नहीं होगा, वहां तो y है। ये हो जाएगा f1 डैश xy माइनस लैम्डा, फिर इधर हो जाएगा g1 डैश xy, c का तो हो गया 0, माइनस μ1 इंटू माइनस एक्स, तो प्लस हो जाएगा μ1, बस इसको कर देंगे 0। क्लियर, पहला कंडीशन। दूसरा है लैग्रेंजियन का विथ रिस्पेक्ट टू y 0, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 लिखो या 2 लिखो, बात बराबर ही है, तो 2 लिख देते हैं। मतलब 1 x को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड वेरिएबल y को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस लैम्डा g2 डैश xy प्लस μ2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद से आ गया लैम्डा, लैम्डा को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये जो हम लोग साइड में लिखते हैं इज इक्वल टू 0, कब, जब इनइक्वलिटी होल्ड करेगा, क्योंकि दो इनइक्वलिटी एक साथ नहीं चलेगा। तो लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू 0 तब होगा इफ gxy इज लेस देन c, इफ gxy इज लेस देन c। लैम्डा के बाद आ गया μ1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इक्वल टू 0 कब होगा, इफ g2xy इज लेस देन 0, और g2xy में है क्या, सॉरी g1xy इज लेस देन 0, उसमें क्या है, -x इज लेस देन 0, ध्यान से सुनना, यानी कि x इज ग्रेटर देन 0। हो क्या रहा है कि -x को हम लोग लेस देन 0 कर रहे हैं, इससे निकल करके आ रहा है x इज ग्रेटर देन 0, और सबको नाम भी देते चलो, लेट इट बी 1 कंडीशन, लेट इट बी 2, लेट इट बी 3, लेट इट बी 4। अब एक μ2 के लिए भी होगा, μ2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, इफ, उसी तरीके से -y को जब हम लेस देन 0 करेंगे तो इसका मतलब है कि y हो जाएगा ग्रेटर देन 0, बात बराबर है। तो देखो आपको अगर यहाँ ग्रेटर देन 0 दिख रहा है तो आप घबराना मत, माइनस की वजह से हो गया है, ये तो हमेशा लेस देन ही चलता है, यहाँ भी लेस देन चलता है, लेकिन -x का लेस देन वो कन्वर्ट कर देता है x ग्रेटर देन 0 में, -y का लेस देन कन्वर्ट कर देता है y को ग्रेटर देन में। क्लियर?
तो टोटल हमारे 5 कंडीशंस निकल गए। 2 तो वेरिएबल वाले, एक एक्स डैश एक वाई डैश वाला, तीसरा लैम्डा वाला, और 2 एडिशनली 4th और 5 हमने अपनी तरफ से बनाए हैं, ये अज्यूम करके कि क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। इसके बाद से ये जनरलाइज आपको मेथड बता रहे हैं कि किस तरीके से बढ़ा जाता है, किसी क्वेश्चन में अप्लाई भी करेंगे हम लोग। फ्रॉम 1 को अगर थोड़ा गौर से देखो तो μ1 को अगर आप इससे सेपरेट करोगे, ध्यान से देखना, तो ये हो जाएगा f1 डैश एक्स वाई माइनस लैम्डा g1 डैश एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस μ1। और जब ये वाला कंडीशन हम लोग यूज करेंगे, ये वाला, ये μ1 के बारे में, तो इसमें है एंड माइनस μ1 इज लेस देन इक्वल टू 0 फ्रॉम फोर्थ में तो यही है ना, माइनस μ1 इज लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि μ1 लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब ये μ1 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एज μ1 is greater than equal to 0, तो minus μ1 is greater less than equal to 0, and minus μ1 is equal to 0 कब? if x is greater than 0। ये देखो ना, अगर एक इनइक्वलिटी है तो फिर दूसरा क्या होगा? इक्वल टू हो जाएगा, ये इक्वल, ये इनइक्वलिटी। ठीक है, तो अब आप समझ गए हो कि अगर हम लोग x पॉजिटिव लेते हैं तो if x is greater than 0 then μ1 is equal to 0। उस केस में हो जाएगा f1 डैश एक्स वाई माइनस लैम्डा g1 डैश एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा f1 डैश एक्स वाई इज इक्वल टू लैम्डा g1 डैश एक्स वाई। जब यहाँ से निकालेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी मतलब इसको हम लोग कर सकते हैं लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, नहीं इतना स्पेसिफिक अभी हम लोग नहीं होंगे, तो इसको थोड़ा सा अभी छोड़ देते हैं, अभी नहीं सॉल्व करेंगे इसको, किसी केस में बना करके सॉल्व करेंगे जब आएगा। तो अभी सॉल्व करने का मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ फंक्शन तो दिया नहीं हुआ है। तो आप इस माइनस μ1 की वजह से हम लोग जो लिखने वाले हैं, इस पूरे के लिए लिखने वाले हैं, ध्यान से सुनना। तो f1 डैश एक्स वाई माइनस लैम्डा g1 डैश एक्स वाई, और इसको लिख देंगे लेस देन इक्वल टू 0। ये इज इक्वल टू 0 कब होगा? इफ x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि है तो माइनस μ1 की ही वैल्यू ना, माइनस μ1 की ही वैल्यू है, तो जो चीज हम माइनस μ1 के लिए लिख सकते हैं वो इस पूरे के लिए लिख सकते हैं, तो इस पूरे के लिए लिख दिया। अब समझो कि दिस इज इक्विवेलेंट टू माइनस μ1, दिस इज इक्विवेलेंट टू होल एक्सप्रेशन ऑन द एलएचएस इज इक्विवेलेंट टू माइनस μ1। जैसे माइनस μ1 के लिए यहाँ लिखा था कि इज इक्वल टू 0, अगर x ग्रेटर देन 0, ऐसे ये रहेगा लेस देन इक्वल टू 0, तो वही चीज हम लोगों ने लिखा है। क्लियर? अब सिमिलरली फ्रॉम 2, जैसे हमने 1 के साथ ट्रीटमेंट किया है, वैसे ही फ्रॉम 2 के साथ f2 डैश एक्स वाई माइनस लैम्डा g2 डैश एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, और इज इक्वल टू 0 इफ y इज ग्रेटर देन 0। लेट इट बी 7th, लेट इट बी 6th, इन सारे कंडीशंस को भी हमें यूज करना है। एक चीज आप ध्यान दो कि ये जो 6th आया है, ये किसके किसके मिक्स करने से है? आप देखो 6th जो आया है वो 1 को 4th के साथ मिक्स किया गया, क्योंकि इसमें μ1 था और यहाँ है μ1, तो 1 और 4 को मिक्स करके नया कंडीशन 6 आया है, 2 और 5 को मिक्स करके नया कंडीशन 7 आया है। इस चीज को भी लिख देते हैं। तो 1 and 4 gives 6th, यानी कि न्यू कून टकर कंडीशंस। न्यू कून टकर कंडीशंस है 2 and 5, ये दोनों मिलकर के कौन से कंडीशन दे रहे हैं? 7 gives 7th न्यू कून टकर
कंडीशंस, ठीक है। और एक तो हमारे पास है ही नया वाला कौन सा कंडीशन आ गया, लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब इन तीनों कंडीशन के साथ हम लोग काम करेंगे 6 7 और ये लैम्डा वाला। इफ जी एक्स वाई इज लेस देन सी, ये तो हमारा जो थर्ड था वो थर्ड रह गया, वन को फोर्थ के साथ, टू को फिफ्थ के साथ, थर्ड को किसी के साथ नहीं मिक्स किया, थर्ड अपना है। तो अब हमारे पास ऑल टुगेदर न्यू कंडीशंस में थर्ड सिक्स्थ और सेवंथ आ चुका है। और जनरल एन वेरिएबल का केस, ये तो दो वेरिएबल का था ना जिसमें एक्स और वाई थे, अगर x1 x2 xn इस तरीके से n वेरिएबल्स हुए, जनरल n वेरिएबल प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइज f x1 से लेकर के xn, इतने वेरिएबल है, मैक्सिमाइज f x1 से लेकर के xn सब्जेक्ट टू g1 x1 से लेकर के कहाँ तक xn लेस देन इक्वल टू c1। भाई इतने सारे वेरिएबल हैं, अब ध्यान से सुनना, n वेरिएबल हो सकता है कंस्टेंट भी एक से ज्यादा हो। कंस्टेंट देखो ना g2 आएगा, इसी तरीके से gm, m कंस्टेंट्स है, ये कोई नया चीज नहीं है। n वेरिएबल और m कंस्टेंट ये हम लोग चैप्टर 14 में भी पढ़ते चले आए थे, कुछ कुछ वहीं से मिलता जुलता है। तो gm x1 से लेकर के xn is less than equal to cm, x1 is greater than equal to 0, xn is greater than equal to 0। तो इनका नेसेसरी कंडीशन क्या बन जाएगा, अगर n वेरिएबल का केस हो गया तो नेसेसरी कंडीशन इज, जो हमने पढ़ा अब उसको जनरलाइज कर दो m के लिए, तो डेल एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स आई, भाई x1 करेंगे, कभी x2 करेंगे, कभी x3 करेंगे, तो इसको xi के फॉर्म में ही रख दो, माइनस समेशन लैम्डा जे। अगर आपको याद है ये जो हमने बनाया था ना कंडीशन, इसकी बात कर रहे हैं या इसकी बात कर रहे हैं, जिस ले लो, ठीक है, माइनस लैम्डा, ऐसे बहुत सारे लैम्डा होंगे तो समेशन लैम्डा जे, फिर डेल जी जे कांस्टेंट जो है ये x वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आई लेस देन इक्वल टू 0, और इज इक्वल टू 0 कब होंगे, इफ xi इज ग्रेटर देन 0। ये हो गया नेसेसरी कंडीशन, ये इससे निकल करके आया अभी जो हम लोगों ने ये बनाया है, सिक्स्थ और सेवंथ कंडीशन और इसका, इन तीनों को यूज कर रहे हैं। सिक्स्थ में क्या था देख लो, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू 0 अगर x हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो उसी चीज को हम लोगों ने लिखा है लेस देन इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 अगर x ग्रेटर देन 0 है तो, और लैम्डा जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू 0 कब होगा, इफ जी जे एक्स इज लेस देन सी जे। अब हो गई ये कंडीशन का है, तो ये वही थर्ड वाला है, देखो ना थर्ड वाले में लैम्डा ग्रेटर देन 0 और इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब जी एक्स वाई इज लेस देन सी, इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब जी एक्स वाई इज लेस देन सी। तो जी एक्स वाई की जगह पे जे एथ आ गया और यहाँ पे सी जे आ गया, जनरलाइज कर दिया ना, क्योंकि G1 G2 सबके लिए इतना सारा लिखने से अच्छा है जनरलाइज करके आई या जे के फॉर्म में नहीं करते हम लोग, वही जे के फॉर्म में जनरलाइज कर दिया, समझ में आ गया। और बगल में आप लिख दोगे कि J इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, 1 2 3 से लेकर के m तक, क्योंकि J रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स, और नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स कितने m है, तो m तक जाए, क्लियर। अब जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको एग्जाम्पल में लगाना है, पीक लोड प्राइसिंग वाला। अगर आपके पास रीडिंग है तो आप निकाल लें, नहीं तो फिर हम जो रीड करेंगे आप उसको सुन सकते हो, रीडिंग नहीं है अभी आपके पास तो कोई बात नहीं है। पीक लोड प्राइसिंग, इसमें कुछ टर्म्स है, इसके लिए पूरा एग्जाम्पल को पढ़ना पड़ेगा, तो आप लोग सभी को अपना अपना रीडिंग निकालें जिनके पास है। अब पीक लोड प्राइसिंग का देख लो जरा एग्जाम्पल, पेज नंबर 711 पे बुक में, तो इसमें दे रखा है, कंसीडर अ प्रोड्यूसर हु जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय बर्निंग अ फ्यूल सच एज कोल और नेचुरल गैस। यानी समझ लो कि हमारा एक बहुत बड़ा सा फैक्ट्री है, हम कोल या नेचुरल गैस का यूज करके और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा रहे हैं और उस यूनिट को हम लोग सेल कर रहे हैं। ऐसे होते हैं प्राइवेट कंपनीज वाले होते हैं
जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको सेल करते हैं। The demand for electricity varies between peak periods during which all the generating capacity is used and off peak periods. Peak period का मतलब है कि जितना भी हमने जनरेट किया है वो सारे यूज हो जा रहे हैं, और ऑफ पीक पीरियड का मतलब है कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट बच जा रहा है, सारा यूज नहीं हो पा रहा है, जितना भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। We consider a certain time interval, say a year, divided into n periods of equal length. जैसे मंथली हम लोग डिवाइड नहीं करते एक साल को 12 महीने में, या फिर 15 डेज का बना ले तो 24 पीरियड बन जाएगा एक साल में। तो इन्होंने बताया नहीं है, बस n पीरियड में इक्वल लेंथ का डिवाइड कर लिया है। लेट दिस सेल ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन दीज n पीरियड्स बी x1 x2 से लेकर के xn, यानी हर पीरियड में अलग अलग हमारा सेल हो रहा है। हम जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट, उसको सेल भी तो कर रहे हैं। जैसे मैंने अपनी, अगर मेरा फॉर्म है पहाड़ पे कहीं पे, वहाँ पे पानी का झरना जो होता है वाटरफॉल, उसकी एनर्जी को भी हम लोग वाटर टर्बाइन के थ्रू किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में। मेरी प्राइवेट कंपनी है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी के मतलब बहुत सारे टन यूनिट्स बना रखे हैं। एनडीपीएल को जरूरत है, अभी दिल्ली में स्कार्सिटी हो रहा है, तो फिर वो मेरे से परचेज कर लेगा यूनिट कि आप उतना इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट मुझे दे दो। उसी टाइप का कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो हर पीरियड में अलग अलग डिमांड आ रही है, सेल हो रहा है मेरा यूनिट कितना, x1 x2 xn। assume that a regulatory authority fixes the corresponding prices at levels equal to p1 p2 pn, यानी हर पीरियड का डिमांड है, मतलब सेल जो हो रहा है वो है x1 x2 x3 xn, और हर पीरियड का प्राइस भी अलग अलग रेगुलेटरी जो है अथॉरिटी वो फिक्स कर रही है, p1 p2 p3 इस तरीके से। द टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट ओवर ऑल एंड पीरियड्स इज कैपिटल C ऑफ x1 x2, मतलब एक ज्वाइंट ऑपरेटिंग कॉस्ट इन्होंने बना दिया पूरे साल का, जिसमें x1 से लेकर के xn तक है, एंड k इज द आउटपुट कैपेसिटी इन ईच पीरियड। आउटपुट कैपेसिटी इन ईच पीरियड k है। लेट dk डिनोट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आउटपुट कैपेसिटी k। आउटपुट कैपेसिटी k मतलब k हमें मेंटेन करके रखना है, अगर कभी k से कम हो गया तो फिर हम इसको कहीं से आउटसोर्स कर लेंगे किसी और कंपनी से, हम अपनी कंपनी में उतना बना करके रखेंगे, भाई हमें हर महीना k बना करके रखना है। लेट dk डिनोट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आउटपुट कैपेसिटी। कभी अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग कम हो गया तो फिर कॉस्ट ज्यादा लग जाएगा, दूसरी जगह से मंगा रहे हैं हम लोग। डीके एक फंक्शन है, द प्रोड्यूसर्स टोटल प्रॉफिट फंक्शन। डीके एक फंक्शन है, किस टाइप का फंक्शन है ये डिस्क्लोज नहीं किया, बस डीके एक फंक्शन मान लिया। तो देखो हो क्या रहा है, इसको समझने के लिए पहले तो आपको पीक पीरियड का पता होना चाहिए, तो आप लिख लो कहीं पे, पीक पीरियड का मतलब है ऑल दी जनरेटिंग कैपेसिटी, जितने भी जनरेटिंग कैपेसिटी है वो पूरा का पूरा क्या हो जा रहा है, यूज हो जा रहा है। ऑफ पीक पीरियड में क्या हो रहा है, some capacity is left, some capacity is left, कुछ ना कुछ बच जा रहा है, सारा यूज नहीं हो पा रहा है। जो इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है कि भाई एक साल को n पीरियड्स में डिवाइड किया है, ये मान लो पहला पीरियड हुआ 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसी तरीके से nth पीरियड की बात हो रही है। पहले पीरियड में मैन्युफैक्चर हो रहा है x1, फिर दूसरे में x2, फिर तीसरे में x3, लाइक दिस वे। लास्ट में कितना मैन्युफैक्चर हो रहा है, xn। पहले पीरियड का प्राइस है p1, p2, p3, और लास्ट वाले पीरियड में है pn। ये ईयर को डिवाइड किया गया है n पीरियड्स में, इक्वल लेंथ का है। ऐसा नहीं कि पहला जो है वो 10 दिन का, दूसरा 20 दिन का पीरियड है, ऐसा नहीं है, सारे पीरियड का लेंथ क्या है, इक्वल है। तो इसको हम लोग सेल्स लिख देते हैं ना, ये है सेल्स और ये है प्राइस, ठीक है। तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हमें दे रखा है, वही कैपिटल C वाला, आप अपने रीडिंग में देख सकते हो। टोटल पूरे साल का टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट इज C x1 से लेकर के xn, C x1 से लेकर के xn। आउटपुट कैपेसिटी, आउटपुट कैपेसिटी इज इक्वल टू k इन ईच पीरियड। ईच पीरियड में हमें k कैपेसिटी जो है वो बना करके रखना है,
और डीके दे रखा है एक फंक्शन। डीके क्या है? मेंटेन करने का कॉस्ट है। कभी आउटपुट कैपेसिटी के नहीं हो पाया तो फिर डीके जो है वो हमें आउटसोर्स करना पड़ेगा कहीं से। तो कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आउटपुट कैपेसिटी के। तो फिर प्रोड्यूसर का टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? वी आर प्रोड्यूसर, सपोज वी आर मैन्युफैक्चरिंग दिस इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स, तो प्रोड्यूसर्स टोटल प्रॉफिट इज देन। अब ध्यान से देखना, एक एक चीज को हम लोग संभाल करके लिखेंगे। प्रॉफिट को जनरली हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पी किसके लिए यूज हो चुका है? प्राइस के लिए। तो पी लेटर हैज बीन यूज्ड फॉर प्राइस, देयर इज नो अदर ऑप्शन टू यूज फॉर प्रॉफिट, सो वी आर यूजिंग पाई सिंबल। तो पाई सिंबल यूज कर रहे हैं। पाई प्रॉफिट होगा जो कि इन सब का फंक्शन होगा और के का भी फंक्शन होगा। ये सब यूनिट मेंटेन करने का के है। अब ध्यान से देखो, टोटल भाई कितना मिल रहा है हमें? रेवेन्यू कितना कलेक्शन होगा? पहले यूनिट में अगर हमने x1 यूनिट सेल किया है और प्राइस p1 है तो p1 इंटू x1 मिलेगा, हमारे पॉकेट में आएगा। दूसरे टाइम इंटरवल में कितना मिलेगा? p2 इंटू x2। तीसरे टाइम इंटरवल में कितना मिलेगा? p3 इंटू x3, लाइक दिस वे। तो सारे का सम करेंगे तो pi xi का सम हो जाएगा। जितना भी पीरियड होगा n पीरियड तक का सबका ये रेवेन्यू कलेक्शन हुआ। कॉस्ट कौन सा लग रहा है? तो कॉस्ट हमारा दो टाइप का लग रहा है। एक तो लग रहा है टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो कि पूरे पीरियड का है, x1 x2 से लेकर के xn का फंक्शन है। और एक लग रहा है मेंटेन करने का कॉस्ट, जो कि डिस्क्लोज नहीं किया, खाली बस डी के मान लिया है। ये कैपेसिटी मेंटेन करने का कॉस्ट है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, एक है टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट और एक है मेंटेनेंस कॉस्ट। रेवेन्यू हमारा आ रहा है पी आई इंटू एक्स आई। ये हो गया हमारा टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसर, आई इज इक्वल टू 1 to n। अब इसी को हमें मैक्सिमाइज करना होगा। अब देखो, अब इसी में जो आज हमने पढ़ा है ना, कुछ एडिशनल कंस्ट्रेंट अपनी तरफ से एज्यूम करने का, उसकी जरूरत आ गई। इसमें हमें एज्यूम करना पड़ेगा इट फेसेस द, इफ नहीं है, इट है, इट फेसेस द कंस्ट्रेंट्स, it faces the constraints x1 less than equal to k। भाई पहला जो है वो x1 k से ज्यादा नहीं हो सकता। मान लो हमारा टारगेट है कि हर महीने अगर हमें 25 टन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट हर महीने अगर हमें बनाना है 25 टन यूनिट्स, तो 25 टन यूनिट से तो ऊपर मैन्युफैक्चरिंग होगा ही नहीं ना। कभी 20 हो जाएगा, कभी 18 हो जाएगा, कभी 22 हो जाएगा, कभी 25 हो जाएगा। उससे ऊपर क्यों करेंगे हम? हमारी जरूरत ही नहीं है। x1 इज लेस देन इक्वल टू k से लेकर के xn इज लेस देन इक्वल टू k। जितना हमारा टारगेट है वो है k यूनिट हमें हर टाइम इंटरवल में मेंटेन करना है। तो ये तो है ही, और साथ ही साथ x1 किससे छोटा होगा ये तो पता है, किससे बड़ा होगा? नॉन नेगेटिव वाला तो भूल ही गए हम लोग, उसको भी करना चाहिए ना। भाई ये कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, या तो यूनिट मैन्युफैक्चर 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। और साथ ही साथ के भी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इन सब को देख करके लग रहा है कि बहुत सारे इनइक्वालिटीज आ चुके हैं, तो ये नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो चुका है। तो लिखेंगे इट इज, अब इसमें पूर्ण अगर कंडीशंस लगने वाला है, इट इज नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसमें कितने वेरिएबल हैं? ध्यान दे, x1 से लेकर के xn और एक हमारा k भी है। ये देखो x1 से लेकर के xn और एक k भी है, इसलिए विथ n+1 वेरिएबल, विथ n+1 वेरिएबल्स एंड n कंस्टेंट्स। n कंस्टेंट्स कैसे? तो कंस्टेंट्स ये हो गए, ये वाले इतने कंस्टेंट, और वेरिएबल ये सारे हो गए। तो n+1 वेरिएबल विथ n कंस्टेंट। अब इसका लैग्रेंजियन बनाएंगे। बच्चे लैग्रेंजियन बनाए, लैग्रेंजियन में आ जाएगा x1 से लेकर के xn और एक k भी आ गया n+1 वेरिएबल। ये आ जाएगा pi
एक्स आई जो हमारा था प्रॉफिट करना था उसको मैक्सिमाइज करना है, पी आई एक्स आई माइनस सी x1 से लेकर के xn माइनस डी के, अब आ जाएगा माइनस समेशन लैम्डा आई एक्स आई माइनस के, इन सब के लिए लैम्डा आई एक्स आई माइनस के, और आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, यहाँ पर भी i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। अब लेट, मान लो कि हमें सॉल्यूशन मिल चुका है और उस वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं नॉट से, छोटे छोटे डॉट से, ध्यान से देखना लेट, क्योंकि ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ना, कुछ है नहीं कि जिसको हम सॉल्व करके निकालें, तो इसमें कुछ एज्यूम करके और थ्योरेटिकली ही समझना पड़ेगा, जिसको हम लोग एनालिटिकल मेथड कहते हैं। कुछ सॉल्व नहीं कर रहे, देयर इज नो कंप्यूटेशन एट ऑल, कोई कैलकुलेशन नहीं चल रही है, बस समझ रहे कि प्रोसेस क्या होना है इसमें। लेट x1 नॉट x2 नॉट, इन सबको बोलते हैं xn नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम, मतलब यही सॉल्यूशन निकलेगा सॉल्व हो करके, वही जो कंडीशंस लगते हैं सारे कूंटकर कंडीशंस लगा करके, माइनस नहीं सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व तो करेगा प्रॉब्लम को, लेकिन विथ लैम्डा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेकर के लैम्डा n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक। जब भी हमने सॉल्यूशन निकाला है किसी भी क्वेश्चन का, तो एक पॉइंट निकाला और उस पॉइंट का अपना लैम्डा होता है वो भी निकाला, याद है आपको सेकंड ऑर्डर कंडीशन में वेरीफाई करने के लिए लैग्रेंजियन जब पढ़ा था तो हर पॉइंट का अपना लैम्डा होता है, और यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट्स है तो लैम्डा भी बहुत सारे होंगे, तो सबकी वैल्यू भी एसोसिएटेड होगी एक पॉइंट के साथ, तो वही हम लोग बात कर रहे हैं। तो सच दैट अगर ये सॉल्यूशन है तो इसका मतलब है कि डेल एल बाई डेल एक्स आई इज इक्वल टू, इसका लैग्रेंजियन कंडीशन लगा रहे हैं इसके ऊपर उन टक्कर वाला, तो पी आई एक्स आई को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बचेगा पी आई, ठीक है, एक्स आई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो क्या बचेगा, पी आई माइनस सी आई डैश, सी आई डैश मतलब उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है, अगर थर्ड वेरिएबल होगा तो थर्ड वेरिएबल के मतलब x3 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया होगा, xn, लेकिन सारे नॉट वाले हैं, माइनस लैम्डा आई, क्योंकि xi का क्या हो गया 1 हो गया और k का तो 0 हो गया, लेस देन इक्वल टू 0, और ये 0 तब होगा इफ xi नॉट इज ग्रेटर देन 0, i इज इक्वल टू 1 2 से लेकर के कहाँ तक n तक, समझ में आ रही है बात। तो इसको हम लोगों ने xi के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके लिख दिया, तो ये हो गया xi नॉट इज ग्रेटर देन 0, समझ में आ गया। अब इसके बाद से एक और लिखेंगे ना, डेल एल विथ रिस्पेक्ट टू डेल के के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कहीं भी के दिख रहा है नहीं, सिर्फ के यहाँ है, डीके में के होगा और एक यहाँ के है, दो जगह है। इधर लिखेंगे माइनस डी डैश एट के नॉट के ऊपर लगेगा ना डी डैश, माइनस माइनस हो जाएगा, इधर के का जो है वो प्लस हो जाएगा, तो प्लस समेशन लैम्डा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक इज लेस देन इक्वल टू 0, और ये इज इक्वल टू 0 कब होगा, इफ के नॉट इज ग्रेटर देन 0, समझ में आ रहा है। तो दो थे, दोनों के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, और एक जो है वो हमारा लैम्डा आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 कब होगा, इफ xi नॉट इज लेस देन k नॉट। ये किसके लिए लगा है, तो ये इनके लिए लगा है कि x1 माइनस के इज लेस देन इक्वल टू 0, x2 माइनस के इज लेस देन इक्वल टू 0, उसी तरीके से xi माइनस के इज लेस देन 0, तो इसको हम लोगों ने नॉट में कन्वर्ट कर दिया, xi नॉट इज लेस देन k नॉट, क्योंकि हमने इसको सॉल्यूशन माना है बच्चे। तो ये हो गया 5, इसको भी कुछ नाम दे दो, इस कंडीशन को 4, इसको नाम दे दो थर्ड, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ है हमारे पास। अब फ्रॉम थर्ड ध्यान से देखो, तो पी आई इज इक्वल टू, ये हम लोग तब की बात कर रहे हैं
जब एक्स आई नॉट इज ग्रेटर देन 0 तब तो ये इज इक्वल टू होल्ड करेगा ना, ये पूरी चीज जो है वो इज इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पी आई इज इक्वल टू सी आई डैश एक्स वन नॉट एक्स टू नॉट से लेकर के कहाँ तक एक्स एन नॉट प्लस लैम्डा आई। ये कब की बात हो रही है? व्हेन एक्स आई नॉट इज ग्रेटर देन 0 तब की बात हो रही है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ रहे हैं केस 1 में। केस 1 में है इफ आई इज एन ऑफ पीक पीरियड। ऑफ पीक पीरियड तो कभी भी एक्स आई जो है वो के तक नहीं पहुंचेगा। ऑफ पीक पीरियड तो कभी भी नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब एक्स जे या आई की बात है इज लेस देन के नॉट। के नॉट जो हमारा सॉल्यूशन का वहां तक कभी पहुंचेगा ही नहीं, उससे हमेशा कम रहेगा, कुछ अनयूटिलाइज्ड रह जाएगा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच वी हैव प्रोड्यूस्ड। सो जब ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगा तो फिर लैम्डा आई को क्या होना पड़ेगा? 0। कहाँ से? फ्रॉम फिफ्थ में हमने देखा है बच्चे, कुंटकर कंडीशन कहता है कि दो इनइक्वालिटी एक साथ होगा नहीं। तो अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगा तो फिर ये इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी लैम्डा आई क्या होने लगेगा? 0। और लैम्डा आई जब 0 होने लगेगा तो ये चीज 0 हो जाएगा। देन फ्रॉम सिक्स्थ जैसे ही वो चीज 0 होगा, पी आई इज इक्वल टू सी आई डैश एक्स वन नॉट एक्स टू नॉट से लेकर के कहाँ तक एक्स एन नॉट। और इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट का जो डेरिवेटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। आपने पढ़ा होगा डीसी अपॉन डीएक्स जो है, जब एक यूनिट एक्स्ट्रा कर रहे हैं मैन्युफैक्चर तो फिर उसका एडिशनल कॉस्ट जो लगता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। तो पी आई इज इक्वल टू सी आई डैश हो जाएगा। तो यहाँ से एक हम लोग इस स्टेटमेंट अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, वो ये है कि इट मीन्स दैट रेगुलेटर्स जो अथॉरिटी रेगुलेटरी प्राइस जो मेंटेन कर रहा था उसकी बात कर रहे हैं। रेगुलेटर्स प्राइस इन एनी ऑफ पीक पीरियड। देखो कितना बड़ा हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला है। ऑफ पीक पीरियड, एक तो लिख चुके हैं ना, पीरियड लिखना है। ऑफ पीक पीरियड इज इक्वल टू मार्जिनल ऑपरेटिंग कॉस्ट। मार्जिनल टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट एनुअल की बात हो रही है। पीरियड इज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग marginal ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ये तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया भाई कि जब ऑफ पीक पीरियड होगा तो सारा एक्स आई तो के तक पहुंचेगा नहीं, और के तक नहीं पहुंचेगा तो लैम्डा 0 हो जाएगा। उस केस में जो अथॉरिटी रेगुलेटरी प्राइस जो मेंटेन होगा वो हमारा मार्जिनल ऑपरेटिंग कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा। अब केस 2 पे चलते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे जब ऑफ पीक पीरियड था तो केस 2 विल बी पीक पीरियड। तो केस 2 में जब हम पीक पीरियड की बात कर रहे हैं तो उसमें इक्वल टू होल्ड कर जाएगा। पीक पीरियड में क्या होने लगेगा? एक्स जे 0 इज इक्वल टू के 0 इफ के नॉट इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि लैम्डा आई अब 0 नहीं होगा। देन लैम्डा आई इज ग्रेटर देन 0। तो उस केस में फ्रॉम फोर्थ, जरा ध्यान देना फोर्थ में क्या है, फोर्थ में ये रहा फोर्थ में देखोगे तो ये क्या होने लगेगा कि यहाँ देखो के नॉट जो है वो पॉजिटिव है। जब के नॉट पॉजिटिव है तो फिर ये इज इक्वल टू होल्ड करने लगेगा। कौन सी चीज? ये चीज इज इक्वल टू होल्ड करने लगेगी। तो फोर्थ वाला इक्वेशन काम करने लगेगा। तो इज इक्वल टू में माइनस डी के डैश, मतलब डी के डैश क्या था, और प्लस दिस इज इक्वल टू 0 प्लस समेशन लैम्डा आई इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज कि समेशन लैम्डा आई सारे लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? डी डैश के नॉट के इक्वल होगा। यानी डी जो था वो हमारा क्या था? मेंटेनेंस कॉस्ट था, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग के यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ईच एंड एवरी टाइम इंटरवल। तो उसका हो गया मार्जिनल हो गया डी डैश के नॉट।
तो which means in peak periods the price set by the regulator will exceed marginal cost. प्राइस के बारे में तो हम लोगों ने देखा ही नहीं, प्राइस वाली इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ेगा भाई, लैम्डा आई तो ये हो जाएगा ना, इज इक्वल टू में एक्सीड बाई लैम्डा कॉस्ट। कहाँ गया, इसको जो हम लोगों ने लैम्डा आई को जीरो किया था तो लैम्डा आई जीरो होगा नहीं, तो लैम्डा आई तो एक्स्ट्रा आ गया, तो एक्सीड बाई will exceed the marginal cost by an additional amount lambda I, जिसको कि हम लोग शैडो प्राइस भी बोलते हैं, किसका, ऑफ द कैपेसिटी कंस्ट्रेंट। ये जो के वाला जो कंस्ट्रेंट है वो तो कैपेसिटी मेंटेन करने का था ना कि मैक्सिमम होना चाहिए, तो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट xi लेस देन इक्वल टू के। और ये कहाँ से आया, तो फोर्थ से जो था ना, थर्ड से, उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। पी आई इज इक्वल टू सी डैश x1 नॉट xn नॉट प्लस लैम्डा आई, यही जो था ये वाला मार्जिनल कॉस्ट प्लस लैम्डा आई था, लैम्डा आई रह जाएगा। और इन सब का ये तो एक निकला हमारा कि भाई लैम्डा आई है तो लैम्डा आई ज्यादा आएगा, जो हमारा ऑफ पिक पीरियड है उसमें जो प्राइस है उससे ज्यादा है पिक पीरियड का प्राइस। और उसके साथ ही इसका भी इंटरप्रिटेशन करना है कि सारे लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर का जो सम होगा वो डी डैश के इक्वल होगा, मार्जिनल कैपेसिटी कॉस्ट। इसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल कैपेसिटी कॉस्ट। इसको भी तो लिखना है ना, सम ऑफ, और लैम्डा आई क्या है, शैडो प्राइसेस है, तो शैडो प्राइसेस का जितना भी सम होगा सबका शैडो प्राइसेस का सम ऑफ शैडो प्राइसेस ओवर all peak periods is equal to the marginal capacity cost। ठीक है, ये था हमारा एग्जाम्पल 18.20 पीक लोड प्राइसिंग, जिसमें समझाया गया कि किस तरीके से हम लोग अपना एडिशनल कुछ कंस्ट्रेंट लगाते हैं, उसके ऊपर कुंटकर कंडीशंस कैसे काम करता है, और कभी कभी केस बना करके दो बाई केस समझा रखा है, एक ऑफ पिक पीरियड एक पिक पीरियड, दोनों में क्या क्या इंटरप्रिटेशन होगा, ये सब हम लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद से कुछ नोट्स मुझे लिखवाने हैं, एग्जाम्पल खत्म हो चुका है, अब अलग से कुछ नया टॉपिक है, तो आप लोग उसको लिख लें। एंड इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग, जो जो हमने सीखा उन सब से जो भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बनते हैं उन सारे स्टेटमेंट को एक जगह लिख लेते हैं ताकि दिमाग में रहेगा हमेशा। एन इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। रेडी बच्चे, तो देखिए बच्चे आगे अब कुछ पॉइंट्स जो हम लोगों ने इकट्ठा किया उनको जरा एक बार अपने नजर में रख लें। तो सबसे पहले है कंसीडर अ फर्म, ये जनरल है, ये कहीं भी लग सकता है, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन आप समझ गए तो क्वेश्चन करने लगोगे आप। कंसीडर अ फर्म प्रोड्यूसिंग some final product by using and different intermediate प्रोडक्शन प्रोसेस। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो अगर एक शूज की कंपनी है
तो बहुत सारे प्रोडक्शन प्रोसेस होंगे। पहले क्या होगा, तो सोल बनेगा। दूसरा क्या होगा, वो जो कपड़े का या लेदर का जो मटेरियल होगा वो तैयार होगा, स्ट्रक्चर। तीसरा क्या होगा, उसका फिर सीविंग होगा, फिर पेस्टिंग होगा, फिर फाइनल फिनिशिंग होगा। तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं उसमें। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट है लेट एम डिफरेंट रिसोर्सेज। और बहुत सारे रिसोर्सेज भी, जैसे थ्रेड चाहिए, सोल का मटेरियल चाहिए, लेदर चाहिए, कलर चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो let m different resources are required. Let m different resources are required and their supplies be C1 C2 dot cm. सबका सप्लाई क्या है, डिफरेंट रिसोर्सेज का cm। रिसोर्सेज मतलब कभी मटेरियल होता है, कभी कैपिटल होता है, कभी हमारा लेबर आवर्स होता है, सब कुछ होता है, मशीन आवर्स होता है। तो ये हो गया C1 C2 से लेकर के cm। लेट एफ x1 से लेकर के xn इज प्रोडक्शन फंक्शन। ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है। लेट जी जे x1 से लेकर के xn बी यूनिट्स ऑफ रिसोर्स नंबर जे रिक्वायर्ड। जे इज इक्वल टू 1 2 से लेकर के m तक। तो जी जे भी यूनिट्स ऑफ रिसोर्स नंबर जे रिक्वायर्ड। मतलब जब हम जीजे की बात करेंगे, मान लो G3 है, तो थर्ड रिसोर्स के बारे में बात हो रही होगी। सपोज करो थर्ड रिसोर्स लेदर के बारे में, तो लेदर रिसोर्स के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट है, ये इतने सारी चीजें हो गई जो कि हमें ध्यान देना है। अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग बातों को समझते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नोट करना, फाइंड नॉन नेगेटिव। घबराओ नहीं, बस थोड़ी देर में खत्म होने वाला है क्लास हमारा। ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसका सिर्फ वैल्यू ऑफ फंक्शन के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द वैल्यू ऑफ फंक्शन एक और टॉपिक है, फिर आज का क्लास हमारा कंप्लीट ही हो जाएगा। ठीक है, तो फाइंड नॉन नेगेटिव एक्टिविटी levels at which to operate the production process in order to obtain the largest possible output of the produced commodity। यानी अभी तक है फाइंड द नॉन नेगेटिव एक्टिविटी लेवल एट विच टू ऑपरेट द प्रोडक्शन प्रोसेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द लार्जेस्ट पॉसिबल आउटपुट। यानी हमें आउटपुट को मैक्सिमाइज करना है, लार्जेस्ट, टेकिंग इनटू अकाउंट। अब किन चीजों को ध्यान में रखते हुए, तो टेकिंग इनटू अकाउंट द impossibility of using more of any resources than its total supply। ठीक है, मतलब जो सप्लाई है उससे ज्यादा हम रिसोर्सेज नहीं यूज कर सकते। मतलब सप्लाई पे भी बाउंडेशन लगा हुआ है भाई, जितना हमें लेदर सप्लाई किया गया, जितना सोल का मटेरियल, जितना लेसेस, जितना थ्रेड, जितना मतलब और भी चीजें हैं, कलर वगैरह, उससे ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते। तो देखो इस क्वेश्चन को किया कैसे जाएगा। तो लेट लैम्डा जे बी दी शैडो प्राइसेस। सारे रिसोर्सेज का शैडो प्राइसेस है। लैम्डा जे बी दी शैडो प्राइसेस। लेट जी जे x1 से लेकर के xn
units of resources J at a shadow cost of लैम्डा जे जी जे। भाई जितना भी कंस्टेंट होता है उसको हम लोग लैम्डा जे से मल्टीप्लाई करते हैं। लैम्डा जे क्या होता है? शैडो प्राइस होता है। अगर उसको जीजे से मल्टीप्लाई कर देते तो टोटल शैडो कॉस्ट निकल जाता है, इसलिए यहाँ पे टर्म यूज किया गया है शैडो कॉस्ट ऑफ लैम्डा जे इंटू जी जे x1 xn। भाई ये प्राइस है और ये रिसोर्सेज का क्वांटिटी है कि कितना रिसोर्सेज है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो शैडो कॉस्ट नहीं निकल जाएगा। लेट शैडो प्राइस पर यूनिट बी 1। एक स्पेशल केस लेकर के हम लोग चल रहे हैं। लेट शैडो प्राइस पर यूनिट बी 1, देन प्रॉफिट इज तब हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? पाई x1 से लेकर के xn इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, f ऑफ x1, ये तो प्रोडक्शन प्रोसेस है और हमने शैडो प्राइस पर यूनिट 1 लिया है, ये क्या हो जाएगा? माइनस समेशन लैम्डा जे 1 लिया इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया प्रोडक्शन को, तो टोटल हमारा क्या निकल गया? रेवेन्यू निकल गया। लैम्डा जे जी जे x1 से लेकर के xn तक, j इज इक्वल टू 1 से लेकर के m तक। इसको हम लोग कहते हैं, क्या नाम देते हैं? शैडो प्रॉफिट वेक्टर। शैडो प्रॉफिट एट वेक्टर, किस वेक्टर पे? x1 से लेकर के xn एक्टिविटी लेवल पे। एक्टिविटी लेवल मतलब जब प्रोडक्शन फर्स्ट कमोडिटी का x1 हो रहा है, एक्टिविटी लेवल मतलब कितना कितना एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी कितना, अगर ये प्रोडक्शन एक्टिविटी है तो कितना कितना प्रोडक्शन हो रहा है हर कमोडिटी का। पहले वाले कमोडिटी का एक्टिविटी लेवल मेंटेन कर रहे हैं x1, दूसरे का कर रहे हैं x2, लाइक दिस वे xn का nth कमोडिटी का कर रहे हैं xn, इसलिए इसको एक्टिविटी लेवल वेक्टर भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो यही हमें फाइंड आउट करना है, एक्टिविटी लेवल वेक्टर। let we find an activity vector, let me find an activity vector x naught is equal to x1 naught से लेकर के xn naught and non-negative shadow prices, non-negative shadow prices lambda 1 से लेकर के lambda m such that ऑब्जेक्टिव आपको जो ध्यान में रखना है वो क्या है? किसी क्वेश्चन को करते हैं तो क्या क्या चीजें दिमाग में चलनी चाहिए, वो चीज हम लोग आउटलाइन करके समझ रहे हैं कि एक्स नॉट मस्ट सेटिस्फाई। एक्स नॉट ऐसा चूज करना है हमें, मैक्सिमाइज इज, मस्ट मैक्सिमाइज शैडो प्राइस या शैडो प्रॉफिट। शैडो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहिए। दूसरा है कि सारे कंस्टेंट को सेटिस्फाई भी करना चाहिए, तो एक्स नॉट satisfies gj x naught less than equal to cj, j is equal to 1 से लेकर के m तक। each resource constraint, ये ध्यान में रखना है आपको कि हर रिसोर्स कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 को किया और 5वें को नहीं किया। भाई ऐसा क्यों? सारे रिसोर्स कंस्ट्रेंट को जो सेटिस्फाई करेगा वही हमारा सॉल्यूशन वेक्टर होगा, एक्टिविटी लेवल होगा। थर्ड पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है वो ये है कि इफ दी jth resource, if the jth resource is not fully used because gj x naught is less than cj, अगर हमारा पूरा रिसोर्स नहीं यूज हुआ है क्योंकि जीजे जो है वो किससे कम है? सीजे से कम है। मान लो अगर सोल था 25 kg, हमने यूज किया सिर्फ 20 kg, तो जीजे किससे छोटा हो जाएगा? सीजे से छोटा हो जाएगा। then the shadow price lambda j
ऑफ दैट रिसोर्स इज जीरो। शैडो प्राइस एक्चुअली में होता क्या है कि अगर उस रिसोर्स का एक और यूनिट हम यूज करें तो कितना खर्चा लगेगा। अब मान लो कि लेदर का अगर 25 केजी था और हम लोगों ने सिर्फ 20 केजी यूज किया था, तो एक एक्स्ट्रा केजी अगर आप यूज करोगे 21 केजी जब आप करोगे तो क्या आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ेगा, प्राइस पे करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी 25 केजी का प्राइस पे किया हुआ है। तो जब आपका रिसोर्स अनयूटिलाइज्ड रह जाता है या अंडर यूटिलाइज्ड रह जाता है तो आपका शैडो प्राइस अपने आप क्या हो जाता है, जीरो। इन सब छोटी छोटी बातों को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज कर लिए होते तो फिर एक्स्ट्रा यूनिट का जो आपको कॉस्ट लगता है, जो प्राइस पे करना होता है, वो आपका कहलाता है शैडो प्राइस। लेकिन अभी तो आपका साफ साफ लिखा हुआ ना, नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड, नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड। इसका मतलब है कि कुछ बचा हुआ है, तो जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट यूज करेंगे तो हमें कुछ नहीं पे करना पड़ेगा, इसलिए शैडो प्राइस क्या हो गया, जीरो। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और अब एक थ्योरम हम लोग समझ लेते हैं। थ्योरम 18.3, इसमें 2 पॉइंट है, बस ऐसे ही समझने के लिए है ताकि हम इस थ्योरम को यूज कर सके किसी भी न्यूमेरिकल में। वैसे हमें आता है ये सब कुछ, बस एक नजर इनको भी देख लें। कंसीडर द प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज fx subject to gjx less than equal to cj, j is equal to 1 से लेकर के m तक, x is greater than equal to 0. suppose there exist numbers lambda 1 lambda 2 से लेकर के lambda m and a feasible vector x naught is equal to x1 naught x2 naught से लेकर के xn naught such that, पहला, अगर ये फिजिबल वेक्टर है, मतलब जो मैक्सिमाइज कर रहा है, यानी ये सॉल्यूशन वाला है, देन एफ एक्स नॉट माइनस समेशन लैम्डा जे जी जे एक्स नॉट जे इज इक्वल टू 1 से लेकर के m इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स माइनस, ये किसी भी फंक्शन से बड़ा होगा। नहीं, यही बात समझ में। अगर आप मैक्सिमम वाला लेवल लेते हो, एक्टिविटी लेवल, तो कोई दूसरा लेवल लेते हो, तो मैक्सिमम वाले लेवल का जो भी वैल्यू होगा वो हमेशा किसी भी जनरल से बड़ा ही आएगा। मतलब ये चीज हमेशा बड़ा होगा, किससे, इससे बड़ा होगा, क्योंकि आपने क्या यूज किया है, फिजिबल वेक्टर यूज किया है, और उधर है जनरल वेक्टर, तो जनरल वेक्टर से कभी भी ज्यादा ही वैल्यू देगा ये पूरे का। लैग्रेंजियन वैल्यू जो होगा वो हमेशा बड़ा आएगा। दूसरा है कि लैम्डा जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 is equal to 0 if gjx naught is less than cj। यानी ये तो खैर कॉमन सी बात है कि सारे लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर हमेशा क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव होते हैं। फॉर j इज इक्वल टू 1 से लेकर के m, देन अगर ये दोनों कंडीशन होता है कि किसी वेक्टर पे लैग्रेंजियन जो फंक्शन है वो हमेशा सबसे बड़ा आ रहा है, और उसके लिए लैम्डा आई जो है उस वेक्टर से रिलेटेड वो भी हमेशा नॉन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो हमारा क्या है, सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम को, वही हमारा सॉल्यूशन है। देन एक्स नॉट सॉल्व्स द प्रॉब्लम। मतलब कभी कभी हमें 4-5 पॉइंट दिए होते हैं, उसमें से जिस पॉइंट पे सबसे ज्यादा वैल्यू आ गया इसका, वही पॉइंट हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एक समझने वाली बात ये है। तो ऐसे अगर ये बहुत सारे पॉइंट है, उसमें से पॉइंट आप ढूंढ लेते हो, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स में से तो ढूंढना खैर पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि मान लो इसमें भी तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन उसमें एक ही तो मैक्सिमम का पॉइंट है ना। तो ये हो गया, सपोज कर लो एक्स नॉट, बाकी सब क्या है, एक्स है। एफ ऑफ एक्स नॉट कभी भी क्या होगा, बड़ा ही आएगा बाकी सारे एफ एक्स से। इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है। ये था थ्योरम 18.3। उसके सब लास्ट आज के टॉपिक पे हम लोग आ रहे हैं, लिखना प्रॉपर्टीज ऑफ द वैल्यू फंक्शन। लास्ट टॉपिक है आज का।
प्रॉपर्टीज ऑफ द वैल्यू फंक्शन। वैल्यू फंक्शन बोले तो जब हमें पॉइंट मिल जाता है जिस पॉइंट पे मैक्सिमम होना है एफ एक्स वाई को, तो एफ एक्स वाई का जो वैल्यू निकालते हैं दैट इज कॉल्ड वैल्यू फंक्शन। जो ऑप्टिमल वैल्यू आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का दैट इज कॉल्ड वैल्यू फंक्शन। जैसे मैक्सिमम प्रॉफिट का जो फंक्शन बन रहा है उसको हम लोग कहते हैं वैल्यू फंक्शन। the optimal value of the objective fx obviously depends upon, ये हम लोगों ने देखा था किस में, इन्वेलप थ्योरम में, कि जो ऑब्जेक्टिव वैल्यू फंक्शन का जो ऑप्टिमल वैल्यू आता है वो भी किसी ना किसी पे डिपेंड कर रहा था, जैसे C1 C2 C3 पे या प्राइस पे, लॉन्ग टर्म में उससे भी फर्क पड़ता है। तो ये हम लोगों ने देखा हुआ। तो डिपेंड्स ऑन C इज इक्वल टू C1 से लेकर के Cm, the function defined by Vc is equal to maximum fx such that fx की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है Vc पे such that gj(x) is less than equal to cj, सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करता हो। जो fx की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उसको किस पे डाल रहे हैं हम लोग, Vc पे डाल रहे हैं। तो Vc इज द वैल्यू फंक्शन। उसमें c दिख रहा है, अब जैसे c को बदलेंगे तो वैल्यू भी चेंज होती चली जाएगी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू भी बदलती रहेगी जब जब हम रिसोर्सेज का सी जो है वो चेंज करते रहेंगे तब तक। तो Vc of f is called the value function for the problem, value function for the problem। अब इन्हीं की प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है, वैल्यू फंक्शन की प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ v, टोटल 3 प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी Vc is non-decreasing, Vc is non-decreasing in each variable C1 C2 से लेकर के Cm। मतलब नॉन डिक्रीजिंग मतलब कभी भी घटेगा नहीं। आप Cm C2 Cm को चेंज करोगे तो ये हमेशा क्या आएगा, बढ़ता ही जाएगा। प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2 में है इफ डेल Vc को अगर हम डेल Cj किसी कंस्टेंट के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करें, एग्जिस्ट करता है, then it is equal to lambda j c। इन सबको प्रूफ भी करेंगे अभी हम लोग, छोटे छोटे, मतलब बहुत टफ नहीं है, ठीक ठाक है। तीन प्रॉपर्टी को, पहले दो का तो प्रूफ है भी नहीं, बस एक लाइन एक लाइन लिख देना, थर्ड वाले का थोड़ा सा है। इफ fx is concave, if fx is concave and g1x से लेकर के gmx are all convex, अगर सारे कंस्टेंट जो है वो कॉन्वेक्स हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव फंक्शन कॉन्केव है, then value function is also concave, then Vc is also concave। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका प्रूफ करेंगे हम लोग। तो प्रूफ देखना, प्रॉपर्टी 1 का चीजें बढ़ेगा और बाकी सारी चीजें अगर फिक्स है तो Vc को भी बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सेट ही बड़ा हो जाता है। पहले अगर इतना बड़ा सा सेट था, अब बढ़ करके इतना बड़ा सा सेट हो गया, तो भाई ये तो वैल्यूज हैं ही, अब बाहर में पॉसिबिलिटी है कि और भी बड़ी वैल्यूज आने लगे, इस पे सब पे फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो हो सकता है कि वैल्यू और बढ़े ही, कम क्यों होगा। ये सारी वैल्यूज ऑलरेडी है हमारे पास, समझ में आ रही है बात। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं।
क्योंकि रिसोर्सेज जो है ना वो आपका डोमेन का पॉइंट डिक्लेयर करते हैं। जैसे 3D में जो डोमेन का पॉइंट होता है ये हमारा रिसोर्सेज बनता है। पहले इतना बड़ा था, अब और बड़ा हो गया। तो फंक्शन की जो वैल्यूज होगी, जो 3D में आप सोचते हो, उसमें वैल्यू बढ़ ही सकती है। अगर बाहर में कम भी होगी तो क्या फर्क पड़ता है, जो पहले से हमारे पास मैक्सिमम है उसको तो हम नहीं गिरा सकते ना, वो तो है ही। कुछ और पॉइंट्स आगे नहीं पाता है समझ में। अब जैसे अगर हमारे पास क्रिकेट टीम में अगर 11 प्लेयर हैं, उसमें से 5 जो है बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और सब सेंचुरी मारते हैं। 5 में से 3 हमारे पास सेंचुरी मारने वाले बैट्समैन हैं। अब हम 3 बैट्समैन को और अपनी टीम में लेते हैं, पहले थे 5, अब आ गए हैं 8। तो क्या 3 ही सेंचुरी वाले बैट्समैन होंगे? ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि बाकी तीनों का तो पता नहीं है। लेकिन कम से कम 3 तो जरूर होंगे। वो तीनों अगर अच्छा बैट्समैन नहीं है तो भी तो 3 सेंचुरी मारने वाले तो प्लेयर हैं ही हमारे पास। उसमें से अगर कोई 1, 2 या तीनों निकल गया तो और नंबर बढ़ ही जाएगा। वही बात है, कभी भी नंबर ऑफ सेंचुरी प्लेइंग बैट्समैन कम नहीं होगा। तो फिजिबल सेट बढ़ने से वैल्यू बढ़ती ही है, कम नहीं होती है। इसी चीज को लिखते हैं, इट इमीडिएटली फॉलोज। लाइन लिख लो इसके लिए, इट इमीडिएटली फॉलोज as if Cj increases and all other variables are fixed, and all other variables are fixed। सब फिक्स्ड है और किसी को कम नहीं किया है, तो ध्यान रखना, बस सिर्फ बड़ा ही है। then then the feasible set then the feasible set becomes larger, then the feasible set becomes larger, hence VC can't decrease, hence VC can't decrease। कभी VC का डिक्रीज होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि और पॉइंट्स और ज्यादा आ ही गए, उस पर वैल्यूज निकालेंगे तो हो सकता है बढ़े ही। प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2 में है कि डेल VC बाई डेल CJ एग्जिस्ट देन इट इज इक्वल टू लैम्डा जी। तो ये तो कुंटकर कंडीशन से ही होता है। तो जब हम कुंटकर कंडीशन लिखेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा उसमें। इसको भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कुंटकर कंडीशन हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं। प्रॉपर्टी 3 में थोड़ा सा हमें शो करने की जरूरत है। लेट XC डिनोट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। लेट XC डिनोट, प्रॉपर्टी 3 में ये है कि अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा कॉनकेव है और सारे कंस्टेंट जो है वो क्या है, कॉन्वेक्स है, तो उनका जो कलेक्शन होगा, जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगा, वो भी क्या होगा, हमारा कॉनकेव ही होगा। मतलब VC बिहेव्स एज इन मैनर विद द fx, जैसा fx का होगा वैसे ही VC का भी होगा। So let XC denote an optimal solution, denote an optimal solution to the problem when RHS vector is C is equal to C1 C2 dot 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 Cm। मतलब XC जो है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जब हमारा कंस्टेंट का जो राइट हैंड साइड वाला है वो सब C1 C2 से लेकर के Cm तक है। लेट C dash and C double dash are two arbitrary RHS vectors। देन बताना मुझे कि VC डैश क्या हो जाएगा, f of XC डैश। भाई ये जो XC आ रहा था उसको जब फंक्शन में पुट करे थे तब हमें वैल्यू मिल रही थी। XC एक फिजिबल हमारा मैक्सिमा का पॉइंट है, उसको जब फंक्शन में डालेंगे तो जो निकल करके आएगा दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो VC जो है वो f of XC है, VC डैश क्या हो जाएगा, f of XC डैश हो जाएगा विथ GJ XC डैश लेस देन इक्वल टू CJ डैश। ये तो कंस्टेंट चलेगा ही चलेगा अपना, इसको मान लो वन। डबल में क्या है, सेकंड डेरिवेटिव अगर यूज करोगे तो यहाँ भी आपको XC डबल डैश, मतलब जो फंक्शन में यहाँ पर आपको दिखेगा ना C, जहां जहां दिखेगा उसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आप VC डैश ही निकाल रहे हो।
इसको डबल डिफरेंशिएट कर दो पूरे फंक्शन को, तो ये निकलेगा क्या हमारा, बी ऑफ सी डबल डैश निकलेगा। तो वही चीज है विथ जी जे एक्स सी डबल डैश लेस देन इक्वल टू सी जे डबल डैश, लेट इट बी 2। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स का डेफिनेशन वगैरह सब आपको याद है ज्योमेट्रिकल कंडीशन से। तो फॉर जे इज इक्वल टू 1 से लेकर के m तक, लेट t बिलोंग्स टू 0 1। t तो एक ऐसा लेते हैं ना कॉन्वेक्स कॉनकेव के लिए दिखलाने के लिए। लेट 1 minus t into c dash plus t into c double dash be a vector, be a vector. There is an optimal value. ऑप्टिमल वैल्यू क्या है बच्चे, देखना v 1 minus t c dash plus t c double dash plus t c double dash is equal to, तो v का मतलब है कि f और x के अंदर में ये वेक्टर चलेगा 1 minus t c dash plus t c double dash। ये आ गया, समझ में आई बात। अब हम एक नया वेक्टर ले रहे हैं, डिफाइन x कैप इज इक्वल टू 1 minus t x c dash plus t x c डबल डैश। ये नया वेक्टर है जो कि ऑप्टिमल नहीं है, ध्यान रखना। ऑप्टिमल वाला ये वेक्टर था, ये नहीं है। जब ये ऑप्टिमल नहीं है, सिंस जीजे इज कॉन्वेक्स, तो अगर जीजे कॉन्वेक्स है तो इसका मतलब क्या हो गया, जीजे एक्स हैट जब निकालेंगे, कॉन्वेक्स में क्या होता है आपको याद है, इस टाइप का फंक्शन होता है। सिंगल जो फंक्शन होता है ना वो उससे क्या होता है, नीचे होता है। मतलब जी एक्स हैट और ये जो दो होंगे अलग अलग, इन दोनों से ये क्या होगा, हमेशा नीचे होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 1 माइनस टी जी जे। ये आपने चैप्टर 9th में पढ़ा होगा, वहां से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो कॉनकेव कॉन्वेक्स का जो मैंने ज्योमेट्रिकल पढ़ाया हुआ है। जी जे एक्स सी डैश, देखो उसी चीज को तोड़ दिया है, प्लस टी जी जे एक्स सी डबल डैश। देखो इसको हमने दो पार्ट में रखा हुआ है, दिस एंड दिस। दोनों पे जब फंक्शन लगाएंगे तो ये स्केलर बाहर आ जाएगा, जीजे इस पे लगेगा, ये वाला टी बाहर आ जाएगा, जीजे इस पे लगेगा। तो जब फंक्शन ब्रेक होता है उससे छोटा होता है सिंगल वैल्यू वाला फंक्शन, मतलब जीजे एक ही बार लग रहा है, वो छोटा होता है। ये किस में कंडीशन होता है, कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स की वजह से हम लोग लिख सकते हैं, तो लेस देन इक्वल टू, ध्यान देना, 1 माइनस टी और जीजे एक्स सी डैश को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कहाँ है, जी जे एक्स सी डैश। ये देखो जी जे एक्स सी डैश इज लेस देन इक्वल टू सी जे डैश। उससे बड़ी चीज को तो यहाँ ला ही सकते हैं ना, सी जे डैश। उससे बड़ी चीज ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। अगर 3 5 से छोटा है, 3 8 से छोटा भी कर सकते हैं क्योंकि 5 से बड़ा है 8। वही चीज कर रहे हैं, प्लस टी इंटू, इसको कुछ नाम दे देता ना, ये 1 से लिखा हमने। तो जी जे एक्स सी डबल डैश किससे छोटा है, सी जे डबल डैश से छोटा है। यहाँ पर लिख देंगे सी जे डबल डैश से, ये कहाँ से आया, तो फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, अब देखो बाय डेफिनेशन हम लोगों ने माना है कि x 1 माइनस टी टी डैश प्लस टी सी डबल डैश इज ऑप्टिमल। तो ये तो एफ एक्स स्टार जो है ये क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये ऑप्टिमल है तो उसी पे मैक्सिमम मिलेगा, बाकी किसी भी वेक्टर पे मैक्सिमम निकलेगा नहीं मिलेगा। एफ ऑफ एक्स हैट इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स 1 माइनस टी सी डैश प्लस टी सी डबल डैश। और जब f लगाते हैं किसी भी x वेक्टर के ऊपर तो ये बन जाता है क्या हमारा, v बन जाता है। ये क्या बन जाता है, v बन जाता है। तो 1 माइनस टी टी डैश प्लस टी सी डबल डैश, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, लेट इट बी थर्ड। अब ध्यान से देखना, सिंस f इज कॉनकेव,
f is concave, so f x star, इसमें हम लोग कॉनकेव का फंक्शन यूज करेंगे, इसमें हम लोग कॉनकेव का फंक्शन यूज करेंगे, तो एफ एक्स स्टार, तो एफ जो है वो हमारा कॉनकेव है, तो एफ एक्स हैट जो है वो किससे छोटा होगा बताना, एफ एक्स 1 - t, नहीं कॉनकेव है तो एक्स हैट कहीं पे लिखा हुआ है नाम में, ये रहा, तो पहले ना इसको इज इक्वल टू में लिखो, एफ एक्स हैट का मतलब है एफ 1 - t एक्स सी डैश प्लस टी एक्स सी डबल डैश। अब ये कॉनकेव है तो कॉनकेव में बच्चे उल्टा हो जाता है, सिंगल जो एफ होता है ना वो लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या होता है, बड़ा होता है, एफ एक्स स्टार इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - t एफ एक्स सी डैश प्लस टी एफ ऑफ एक्स सी डबल डैश, और ये क्या है, 1 - t, और एफ एक्स सी डबल डैश जो है ये v हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एफ ऑफ एक्स भी वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो जाएगा, इनकी जगह पर हम लोग डाल देंगे वी सी डैश और प्लस टी इंटू वी सी डबल डैश, लेट इट बी फोर्थ। ध्यान से देखो थर्ड और फोर्थ को जरा देखना, तो एफ एक्स स्टार जो है फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ में है कि एफ एक्स हैट जो है वो छोटा है किससे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन से, मतलब इससे भी बड़ा है ये, तो थर्ड और फोर्थ को अगर मिला करके लिखें तो कुछ ऐसा बन रहा है, एफ ऑफ एक्स स्टार छोटा है किससे, v1 - t c डैश प्लस टी सी डबल डैश इसके वैल्यू से, और एफ ऑफ एक्स स्टार से भी छोटा ये वाला पार्ट है, तो इधर आ जाएगा 1 - t वी सी डैश प्लस टी इंटू वी सी डबल डैश। अब अगर आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगाओगे तो सबसे छोटी चीज ये, सबसे बड़ी चीज ये, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि v ऑफ 1 - t c डैश प्लस t इंटू सी डबल डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - t वी सी डैश प्लस t वी सी डबल डैश, तो ये क्या हो गया, सो v इज ऑल्सो कॉनकेव, v में भी ये वाला रिलेशनशिप लगने लगा ना, कॉनकेव के लिए क्या होता है कि इस सिंगल वेक्टर पे जो सिंगल वैल्यू निकलता है वो तोड़ दो लीनियर कॉम्बिनेशन तो उससे बड़ा है, तो ये कॉनकेव के लिए कंडीशन हो जाता है, तो ये हमने कॉनकेव प्रूव कर दिया। वैसे तो ये नया टॉपिक है तो कुछ कह नहीं सकते कि क्या पूछेंगे क्या नहीं, इसलिए हम लोग हर चीज पढ़ा देते हैं ताकि कोई कंप्लेन ना रह पाए कि मैम आपने ये नहीं कराया था, ये चीज आ गई, या कॉलेज में टीचर ने ये पढ़ाया, इसलिए हम लोग पढ़ाते हर चीज है। लेकिन आज के क्लास में मेन जो है वो दो ही चीज निकला है, एक तो वो पीक लोड प्राइसिंग वाला क्वेश्चन और एक ये वाला प्रूफ, बस दो ही चीज मेन है, बाकी सारी चीजें तो बस है समझने के लिए, जनरलाइज है, बार बार एक ही चीज को रिपीट किया जा रहा है, कुंटाकार कंडीशंस को मिक्सअप करके लिखा जा रहा है, लेकिन ये दोनों चीज आपको याद रहना चाहिए एट द एंड ऑफ द टाइम, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर देते हैं एक्सरसाइज 18.9 में से, कि कहोगे कि मैम इतना पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चन कैसे होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन हम करके दिखला देते हैं, उसके बाद से आप लोग अपना करना। एक्सरसाइज 18.9 बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं पेपर में, 3 घंटे में पेपर करना होता है, आएगा तो थोड़ा ठीक ठाक ही आएगा, जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं, मैक्सिमाइज 1 - x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सब्जेक्ट टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दो मेथड से बाय डायरेक्ट आर्गुमेंट, और दूसरा है यूजिंग द Kuhn-Tucker कंडीशंस। डायरेक्ट आर्गुमेंट में कि सीधा आप डिसाइड कर लो भाई, जो हम लोग चैप्टर 3 में एमएमई 1 में कर रहे थे, चैप्टर 15 में भी डायरेक्ट आर्गुमेंट किया था हमने एमएमई 2 में,
तो डायरेक्ट आर्गुमेंट में क्या है कि मैक्सिमाइज करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को। तो लिखेंगे सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो विच इम्प्लाइज अगर हम पूरे पे माइनस लगा देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। अगर हम 1 को ऐड कर देंगे दोनों साइड तो लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 1, so which implies 1 minus x square plus y square is less than equal to 1. So maximum value is कितना 1, और वो भी किस पे, जब ये चीज जो है वो मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि 1 में से मिनिमम चीज माइनस करेंगे तभी मैक्सिमम बचेगा। तो मिनिमम के लिए एट x इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, y is equal to 0. So x square plus y square is equal to 0, that is minimum value. तो ये हो गया डायरेक्ट आर्गुमेंट, जिसको कहते हैं कि सोच समझ अपना जितना पढ़ा है उससे आप डिसाइड कर लो। एक है कून टक्कर कंडीशन को यूज करके, तो उसके लिए लैग्रेंजियन बनाएंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा बनाएंगे माइनस एक्स, और माइनस म्यू बनाएंगे माइनस वाई। क्यों, क्योंकि ये ग्रेटर देन है, तो मैंने कहा था कि मैक्सिमाइज में लेस देन होना चाहिए, इसलिए इसके साथ माइनस एक्स के साथ लग रहा है लैम्डा और माइनस वाई के साथ लग रहा है म्यू। ये हो गया। अब बाय कुन टकर कंडीशंस, बाय कुन टकर कंडीशंस, बस 2 मिनट और। लैग्रेंजियन को अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, ऊपर में फंक्शन है माइनस 2x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, लेट इट बी 1। लैग्रेंजियन को y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस 2y प्लस म्यू इज इक्वल टू 0, प्लस म्यू इज इक्वल टू 0, लेट इट बी सेकेंड। और फिर लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इफ x इज ग्रेटर देन 0, और है म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू 0 इफ y इज ग्रेटर देन 0। होना तो ये चाहिए था, ये आपको पता ही है कि x इज माइनस एक्स इज लेस देन 0, जिससे निकल करके आएगा x इज ग्रेटर देन 0। यहाँ होगा माइनस वाई इज लेस देन 0, जिससे निकल करके आएगा y इज ग्रेटर देन 0। अब देखो फ्रॉम 1 लैम्डा इज इक्वल टू 2x एंड फ्रॉम 2 म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया 2y, फ्रॉम थर्ड लैम्डा इज इक्वल टू 0 इफ x इज ग्रेटर देन 0। ध्यान से सुनो, अगर x पॉजिटिव, x तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, उस केस में लैम्डा को होना पड़ेगा 0। इसी चीज को हम लोग यूज करने वाले हैं। इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 देन x इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक ही इनइक्वलिटी रहेगा, दो इनइक्वलिटी तो रहेगा नहीं। लैम्डा को अगर पॉजिटिव करते हैं तो x 0 होने लगता है, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स लैम्डा इज इक्वल टू 2x। ध्यान से देखना, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स लैम्डा इज इक्वल टू 2x, क्योंकि जैसे ही आप x इज इक्वल टू 0 डालोगे लैम्डा भी 0 आ जाएगा, लेकिन लैम्डा को तो होना है पॉजिटिव। बात मेरी समझ में आ रही है, दो इनइक्वलिटी एक साथ चलेगा नहीं। अगर आप लैम्डा को ग्रेटर देन 0 लेते हो तो फिर x को इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, और जब x को 0 करते हो तो ये वाली कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाइड होती है, तो वही लैम्डा इज इक्वल टू 2x हो जाए। तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों क्या हो जाए, 0 हो जाए, तभी पॉसिबल है। लैम्डा भी 0 हो जाए, x भी 0 हो जाए, तभी पॉसिबल है। क्योंकि लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो भाई है ना, इक्वल टू भी तो है ही ना। उसी तरीके से फ्रॉम थर्ड फोर्थ नहीं दिया था हमने ना, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फ्रॉम फोर्थ म्यू के लिए भी करेंगे, इफ म्यू इज ग्रेटर देन 0, उसी तरीके से देन y इज इक्वल टू 0, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, यहाँ देखो, फ्रॉम 2 म्यू इज इक्वल टू 2y, which contradicts mu is equal to 2y।
तो म्यू को भी 0 होना पड़ेगा और वाई को भी 0 होना पड़ेगा। दैट इज 0 0 गिव्स अस मैक्सिमम वैल्यू किसका, फंक्शन का। तो ये था कौन टका कंडीशन यूज करके निकालना। एक ही पॉइंट आया है और क्वेश्चन में हमारा मैक्सिमाइज कुछ है, तो वही हमारा मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने किया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ये छोटा भी है, हैंडल भी हो सकता है आसानी से, टाइम भी कम लगता है, बहुत ज्यादा लेंदी और बहुत ज्यादा मतलब इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये था बच्चे हमारा चैप्टर 18। चैप्टर 18 में लैग्रेंजियन तक तो बड़ा मजा आता है, बट लैग्रेंजियन के बाद जब इन्वेलप थ्योरम आने लगता है और जब खास करके ये नॉन लीनियर वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है तो थोड़ा सा बच्चों को अजीब सा लगता है, लेकिन आपको पढ़ लेना है। इनसे क्वेश्चन एक ही कोई आएगा और हो सकता है वो ऑप्शन में आए तो आप ना भी करो, लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा फंस गया कि करना ही करना है तो आपको पढ़ के तो जाना पड़ेगा, कुछ तो करके आओगे। जो बच्चे अच्छे से समझ गए हैं वो तो पूरा ही करके आएंगे। तो ये आपको पूरे टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए बच्चे। पूरा चैप्टर 18 था, पूरा चैप्टर 18.9 सेक्शन तक हमने कर लिया। 18.10 इज नॉट इन आवर सिलेबस और 18.3 का प्रूफ नहीं था लैग्रेंजियन का। बाकी अब चैप्टर 18 हमारा पूरा हो चुका है कॉन्सेप्ट वाइज। आपको टोटल 8 लेक्चर्स देख लेने हैं, इसमें आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद से फिर आप असाइनमेंट और पीपी के क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है बच्चे, दैट्स ऑल इन चैप्टर 18। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय 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 बाय।